हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस, जो कि क्लास टेंथ की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 और सेकंड यानी कि पहला और दूसरा चैप्टर, दो चैप्टर जो होंगे वो कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ जो है ऑप्शन टाइप हैं, कुछ इस तरह से वन लाइनर भी हैं और कुछ जो है बड़े क्वेश्चन भी हैं, जो कि हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। इसी तरह से हम दो दो करके चैप्टर लेकर के आते रहेंगे। पॉलिटिकल साइंस 10th क्लास की हम आज जो है पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। पहला होगा सत्ता की साझेदारी और दूसरा चैप्टर होगा हमारा संघवाद। दोनों कंप्लीट कर लेंगे आज ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। पहला पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ याद कर लेना। इनमें से ही हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन जो है, ये हमारे जो आगे के क्वेश्चन हैं वो भी इन्हीं में से हैं। तो आप एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लो, फिर हम ऑप्शन में रिवाइज कर लेंगे और फिर आगे रिवाइज कर लेंगे जो बड़े क्वेश्चन होंगे उनमें। तो पहला है, बेल्जियम में देश की कुल आबादी का 59% यानी कि 59% जो है हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और कौन सी भाषा बोलता है? डच भाषा बोलता है। 40% लोग हैं वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। कितने प्रतिशत? 59% हैं जो फ्लेमिश में रहते हैं और डच बोलते हैं। 40% है वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। श्रीलंका में सिंहलियों की संख्या, किसकी संख्या? सिंहलियों की संख्या कुल जनसंख्या का 74% है। कितने प्रतिशत है? 74। श्रीलंका में 1956 में कब बना था? एक कानून बना था श्रीलंका में 1956 में, जिसके द्वारा सिंहली जो थी उसको राजभाषा घोषित कर दिया था। राजभाषा किसको? सिंहली को, 1956 में। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1948 में। फिर सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा था। नंबर 6 है, सन 1956 में कानून बना करके सिंहली को एकमात्र क्या कर दिया था? राजभाषा घोषित किया गया था। किसको किया गया था? सिंहली भाषा को। नेक्स्ट है हमारा, बेल्जियम ने समझदारी का परिचय दिया था और अपने संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किया था, क्या प्रावधान किया था? कि किसी को भी जो है परायेपन का या फिर बेगानेपन का एहसास न हो। बेल्जियम मॉडल को आदर्श मानते हुए यूरोपीय देशों ने क्या किया था? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स को बनाया था। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या है? ब्रुसेल्स। शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता के बंटवारे को क्या बोलते हैं? क्षैतिज वितरण का बोलते हैं। कि क्या कहलाता है ये? क्षैतिज वितरण। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा। और उच्चतर और निम्न स्तर की सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा है, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण। फिर हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें पहला है, श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो कौन से सामाजिक समूह का है? सिंहली का, तमिल का, ईसाई का, मुस्लिम का। तो किसका है ये? सिंहली का है। किसका है? यहाँ पर आंसर दिया गया है सिंहली साइड में। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, बेल्जियम की सीमाएं किन देशों के साथ लगती हैं? तो बेल्जियम की जो सीमाएं होती हैं किन किन देशों के साथ लगती हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, राइट आंसर। फ्रांस के साथ लगती है, नीदरलैंड के साथ लगती है, जर्मनी के साथ और लक्समबर्ग के साथ लगती हैं। फिर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1970 से लेकर के 93 के बीच में बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसमें 70 से लेकर के 93 के बीच में 4 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है? 4 बार। 4 बार संशोधन किया है। फिर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 1 करोड़। कितनी है बेल्जियम की जनसंख्या? लगभग 1 करोड़ होगी। बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? तो कौन सा जातीय समूह सबसे अधिक है बेल्जियम में? तो ये होगा फ्लेमिश। कौन सा है बेल्जियम में सबसे ज़्यादा जातीय समूह? फ्लेमिश। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण किस देश में गृहयुद्ध हुआ था? तो गृहयुद्ध से संबंधित कौन सा देश है? श्रीलंका। कहाँ पर हुआ था और किस वजह से हुआ था? तो ये याद रखना, बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण हुआ था। और कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? तो सत्ता के क्षैतिज वितरण से तात्पर्य है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का वितरण। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का वितरण या फिर बंटवारा बोल सकते हैं हम। फिर है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो हमने ऊपर किया था ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में।
क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? तो ये होगा फ्रांसीसी भाषी जातीय समूह। कौन सा है? फ्रांसीसी भाषी जातीय समूह, जो कि ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है, यानी कि संख्या उनकी ज़्यादा है। बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत हैं? तो बेल्जियम में जर्मन भाषा बोलने वाले कितने प्रतिशत हैं? सिर्फ 1%। कितने हैं? सिर्फ 1%। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को सन 1956 में श्रीलंका में राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो श्रीलंका में राजभाषा का दर्जा सिंहली को दिया गया था 1956 में। कब दिया गया था? 1956 में। किसको दिया था? सिंहली को। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो ये करता है एक ही भाषा बोलने वाले लोग, जो मिलकर के एक भाषा बोलते हैं वो लोग। नेक्स्ट होगा, बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा जो है बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? तो बेल्जियम में कितने प्रतिशत हैं जो फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं? वो हैं केवल 40%। कितने हैं? 40%। फिर होगा वन लाइनर में ही, 1970 से 93 के बीच हमने अभी पढ़ा था, बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो 4 बार संशोधन किया है। कितनी बार हुआ है? 70 से 93 के बीच में 4 बार। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, श्रीलंका में सिंहली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया है? तो बहुसंख्यकवाद सरकार का। किस प्रकार की सरकार को गठन किया है? बहुसंख्यकवाद सरकार का। बेल्जियम में किस जातीय समूह की आबादी सबसे अधिक है? तो ये है डच की। किसकी आबादी अधिक है? डच की। श्रीलंका में सबसे अधिक संख्या किस सामाजिक समूह की है? तो ये है सिंहली समुदाय की या समूह की। फिर क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं? तो बेल्जियम में सबसे ज़्यादा बोली जाती है डच और फिर बोली जाती है फ्रेंच। तो 2 भाषाएं कौन सी हैं जो ज़्यादा बोली जाती हैं? डच और फ्रेंच। फिर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमने अभी किया था, ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में। बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न है? तो ये फ्रेंच है। कौन सा है वर्ग जो कि अमीर होगा और शक्ति संपन्न होगा? तो ये फ्रेंच होगा। बहुसंख्यकवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृहयुद्ध की आग में झुलसता रहा था? तो ये श्रीलंका। कहाँ पर गृहयुद्ध हुआ था? श्रीलंका में। सत्ता की साझेदारी किस चीज में सर्वाधिक सहायक होती है? तो संघर्ष को रोकने में। फिर होगा, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? भाषा के आधार पर किया गया था। कहाँ पर? बेल्जियम में। सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया गया है? भाषा के आधार पर। पहले डच भाषी, फिर फ्रेंच और फिर जर्मन बोलने वाले लोग, जो कि सिर्फ 1% है। श्रीलंका में सिंहली भाषी लोगों का संबंध जो है किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से आएगा ये। बौद्ध धर्म से। यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, फिर देख के मैं बताती हूँ यहाँ पर। फिर होंगे हमारे थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख करना है। तो इस सत्ता का क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण हमने अभी किया था। क्षैतिज वितरण का मतलब है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता का बंटवारा, और ऊर्ध्वाधर वितरण होता है केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार में सत्ता का बंटवारा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई जो है लोग होते हैं, उनके बीच में तनाव का कारण क्या है? तो उनके बीच में तनाव किस वजह से आते हैं? एक तो बहुसंख्यक डच की अवहेलना करते हैं, अल्पसंख्यक फ्रेंच का अधिक ताकतवर और समृद्ध होना तनाव का कारण है, आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय तक ही सीमित रहता है, बाकी समुदाय को ये लाभ नहीं मिलते। इस वजह से क्या होता है? उनके बीच में तनाव बना रहता है। और फोर्थ पॉइंट है, राजनीतिक सत्ता का एक समुदाय विशेष में केंद्रित, यानी कि जो सत्ता होती है वो एक विशेष समुदाय के हाथों में शक्ति होती है, बाकी समुदाय को उनका लाभ भी नहीं मिलता उनसे, बल्कि नुकसान होता है। इस वजह से क्या होता है? उनके बीच में तनाव बना रहता है विभिन्न भाषाई लोगों के बीच में। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया था? तो श्रीलंका में किस प्रकार से उन्होंने तनाव को जन्म दिया था बहुसंख्यकवाद ने? तो आंसर होगा, बहुसंख्यकवाद के तहत सिंहलियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा थी। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिंहलियों का एकाधिकार, इनके सबसे ज़्यादा, यानी कि ध्यान भी इनका रखा गया था। इनके हितों की रक्षा की गई थी, अधिकारों की रक्षा की गई थी, और उनका एक अधिकार, यानी कि ये ज़्यादा थे, इनका अधिकार था। सिंहली की एकमात्र राजभाषा का दर्जा, यानी कि राजभाषा को दर्जा भी सिंहली को ही दिया गया था। इस वजह से क्या हुआ था? तनाव का जो है जन्म हुआ था। फिर तमिलों के हितों को दरकिनार कर दिया, यानी कि सिंहली को ही
जो है सारे अधिकार दिए गए। तमिलों को जो है उनको उनके हितों को दरकिनार यानी कि किनारे पर कर दिया गया, या फिर जो हम बोलते हैं ना कि नज़रअंदाज कर दिया गया। इस तरह से तमिलों को राजनीतिक अधिकार से भी वंचित रखा गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक होती है, यानी कि तर्क देना है। तो इसमें पहला है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव जो हो रही हैं उनको कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी यानी कि सत्ता का बंटवारा किया जाता है अलग अलग भागों में। फिर यह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल होती है और यह राजनीतिक अस्थिरता को भी कम करता है। फिर है, सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाता है, यानी कि कुछ ही गिने चुने लोगों के पास शक्तियाँ नहीं होती बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शक्तियाँ हो जाती हैं, ताकि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और जो बीच का वर्ग होता है सभी को इसका लाभ मिल सके। फिर होता है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला है हमारा, विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे कि भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन करना। नेक्स्ट है हमारा, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग होते हैं या फिर महिलाएं होती हैं उनको विधायिका में हिस्सेदारी देना। फिर थर्ड है हमारा, अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण दे करके क्या कर सकते हैं, हम सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। और अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग के लिए, यानी कि जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके लिए अलग से सरकारी नीतियां बना करके हम क्या कर सकते हैं, सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं, उनको बराबर ला सकते हैं सभी वर्गों को। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, श्रीलंका में पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सिंहली लोगों के वर्चस्व के 3 प्रावधान कौन कौन से हैं। पहला है, सिंहली भाषा की श्रीलंका की राजकीय भाषा घोषित करना। देखो, श्रीलंका में 1950 में जो कानून हुआ था पास, उसमें सिंहली को जो है राजभाषा घोषित किया था। फिर क्या हुआ था, सिंहली भाषा को श्रीलंका की राजकीय भाषा घोषित करना। दूसरा था, सिंहली लोगों की शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देना। सिंहली लोगों को ही राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार देना। और बौद्ध धर्म को पूजा अर्चना की संपूर्ण जो है स्वतंत्रता मिलना। ये सारी जो बातें हैं वो किसके इर्द गिर्द घूमती हैं, सिंहली के। सारे अधिकार इनको दिए गए, सरकारी नौकरियों में इनको प्राथमिकता दी गई, और जो राजनीतिक कार्य थे उनमें इन्होंने ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जो तमिल थे उनको नकार दिया गया। बौद्ध धर्म जो था वो भी इन्हीं से रिलेटेड था। ज़्यादातर यही संख्या इनकी ज़्यादा थी ना, इसलिए यानी कि जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, जिस धर्म की या फिर जाति समुदाय की जिसकी भी संख्या अधिक होगी ना, उसको ही सर्वोच्च मान लेंगे, उसी को ही आगे बढ़ने देंगे। जिनकी संख्या कम होगी वो एकदम से पिछड़ जाएंगे। इस प्रकार से तो बौद्ध धर्म को भी पूजा अर्चना की संपूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सत्ता की ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर स्पष्ट करना है। तो ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न सत्रों में सत्ता का बंटवारा होता है। ऊर्ध्वाधर में उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारें होती हैं, और निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करते हैं। जो नीचे वाला जो स्तर होगा वो ऊपर वाले के अधीन ही काम करता है, यानी कि शक्ति का बंटवारा जरूर होगा लेकिन वो काम उसके अधीन करेगा। फिर क्षैतिज वितरण में क्या होता है, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर के ऊपर रह करके अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, और इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण करता है, यानी कि निचला स्तर ऊपर वाले पे नियंत्रण करेगा और ऊपर वाला नीचे वाले पर, यानी कि बराबर दोनों की शक्तियाँ बराबर होंगी क्षैतिज वितरण में। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद और इसके प्रभाव का वर्णन करें। तो श्रीलंका में पहला है, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में ये तो हमने कई बार पढ़ लिया है, सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई और सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण और फिर बढ़ावा दिया गया। बहुसंख्यकवाद का प्रभाव क्या पड़ा था इससे, तमिलों की नाराजगी और शासन के प्रति बेगानेपन का बढ़ावा मिला था, यानी कि तमिल भाषी जो लोग थे उनको नज़रअंदाज कर दिया, किनारे पर कर दिया, या फिर हम बोल सकते हैं उनको नाराजगी का सामना करना पड़ा। शासन के प्रति बेगानेपन को बढ़ावा मिला था। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल जो इलम थे बनाने की मांग की गई थी। सिंहली और तमिलों के बीच में टकराव और गृह युद्ध का जन्म हुआ।
गृह युद्ध के कारण हजारों लोगों को मारा जाना और बेघर जो है कर दिया गया था। युद्ध के कारण देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में दुष्प्रभाव पड़े। तो बहुसंख्यकवाद का क्या प्रभाव पड़ा था, ये जो यहाँ पर 5 पॉइंट हैं इसमें बताया गया है कि क्या क्या प्रभाव पड़ा था। फिर हो क्वेश्चन नंबर 9, बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया गया। तो बेल्जियम में जो सामाजिक विविधताएं थी उनका समाधान किया गया था। पहला, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या, यानी कि उनकी संख्या जो थी वो एक समान कर दी गई थी, बराबर कर दी गई थी। फिर दूसरा है केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंपना। जो केंद्र सरकार की जो शक्तियां थी वो क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई। केंद्र सरकार में दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व मिला, यानी कि फ्रेंच हो या फिर डच भाषी हो, दोनों को ही समान प्रतिनिधित्व मिला। सामुदायिक सरकार का गठन किया गया और क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकार को विभिन्न मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई थी। इस प्रकार से उन दोनों को समस्याओं का समाधान किया गया, दोनों को बराबर के जो है शक्तियां दी गई, बराबर का हिस्सा दिया गया हर चीज में। विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहला है व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को सक्रिय होना। हित समूह या फिर दबाव समूह का सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करना, सरकार के ऊपर दबाव बनाकर के महत्वपूर्ण फैसले के सरकार को बाध्य करना और अपने अपने वर्ग के हितों को बढ़ावा देना, अपने ही वर्ग के जनता की मुख्य समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना। ये था सत्ता के बंटवारे की महत्वपूर्ण भूमिकाएं। सत्ता यानी कि शक्तियों का बंटवारा किया गया था तो उनके ये कार्य थे कि अपने अपने कार्य थे उनमें बढ़ चढ़ के सभी को, जो सभी वर्ग थे उनको समान जो है हित देना, हर कार्य के लिए उनके हितों को बढ़ावा देना और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। फिर है तमिल भाषी लोगों की मांगे क्या थी। तो पहली थी श्रीलंका में तमिल भाषी लोगों ने अपने राजनीतिक दलों के माध्यम से निम्नलिखित मांगे रखी थी। तो क्या क्या मांगे रखी थी। पहली मांग थी कि तमिल भाषा को राजभाषा बनाया जाए। उन्होंने सिंहली को बनाया था ना, तो तमिल वाले चाहते थे कि तमिल को राजभाषा बनाया जाए। क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए, अन्य जातीय समूहों के समान शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं भी दी जाएं। और 1980 के दशक में तमिल सरकार बनाने की मांग भी की थी। कब की थी? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। 3 कारण बताने हैं। तो सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम कर देती है। सत्ता की साझेदारी प्रजातंत्र का आधार होता है और ये विकास के लिए भी आवश्यक होती है। और तीसरा पॉइंट है श्रीलंका में सत्ता बहुसंख्यक सिंहलियों के पास थी, यानी कि सिंहलियों के पास में सत्ता थी, जिससे अल्पसंख्यक तमिलों को बुरा लगा और पूरा देश गृह युद्ध में फंस करके रह गया था। इसलिए जो है सत्ता की साझेदारी या बंटवारा जरूरी है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1960 में बेल्जियम में असंतोष के कारण क्या थे। तो इसके कारण थे पहला, और किस प्रकार से उनको दूर किया गया था ये भी बताना है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक दृष्टि से समृद्ध और ताकतवर थे। बहुसंख्यक डच भाषी लोगों को इससे नाराजगी थी। राजधानी जो थी ब्रुसेल्स में डच भाषी अल्पमत में और फ्रेंच भाषी बहुसंख्यक थे। क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करके टकराव का समाधान किया गया था। ये उनका समाधान था। क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता थी उसको स्वीकार कर लिया और जो था टकराव उसका समाधान किया गया। नेक्स्ट होगा हमारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 4 रूप हैं, उनका वर्णन करना है। तो पहला है सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच होती है। सरकार के विभिन्न सत्रों के ऊपर सत्ता की साझेदारी होती है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच होनी चाहिए और सत्ता की साझेदारी राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों के द्वारा होती है। उसके बाद है सत्ता का क्षैतिज वितरण, जो कि 3 उदाहरण देने हैं। ये सिर्फ पॉइंट एक ही चीज़ है कि सत्ता का बंटवारा किस प्रकार से की जाए, साझेदारी किस प्रकार से की जाए, इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, अगर ना हो तो नुकसान क्या होता है। वही चीज़ें घुमा फिरा करके वही क्वेश्चन बना दिए गए हैं। जो चैप्टर है उसका नाम ही है सत्ता की साझेदारी, तो सारे क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। खुद से भी आप पढ़ लेना, ये PDF में डाल दूंगी, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन जो लंबे लंबे क्वेश्चन हैं इनसे पॉइंट में दी गई है ना चीज़ें, वहाँ पर पूछ लेते हैं कि कौन सा इनमें से सही है, इससे रिलेटेड तो कौन सा गलत है, इसलिए सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी जरूरी हैं। सत्ता के क्षैतिज वितरण के 3 उदाहरण। तो पहला है शासन के विभिन्न अंगों, जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, उनके बीच में जो है सत्ता का बंटवारा क्षैतिज वितरण करना है, यानी कि नीचे वाला ऊपर वाले के ऊपर जो है अपना जो है नियंत्रण रख सकता है और ऊपर वाला वर्ग नीचे वाले पर नियंत्रण कर सकता है।
सभी अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है और ताकि कोई भी सत्ता जो है सीमित उपयोग ना कर सके शक्तियों का। हर अंग एक दूसरे के ऊपर जो है अंकुश रखता है और इस प्रकार सभी के बीच शक्ति का संतुलन बना रहता है। ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है? ऊपर वाला वर्ग होता है जो नीचे वाले पर जो अपना नियंत्रण रखता है, नीचे वाला ऊपर वाले पर नहीं रख सकता है, ये फर्क होता है बस। उच्चतर निम्नतर सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन इसका एक अच्छा उदाहरण है। ऊपर वाला हो गया केंद्र सरकार और फिर नीचे राज्य सरकार। राज्य सरकार से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था है जिसको हम बोलते हैं स्थानीय सरकार, जिसमें आती है नगर पालिका और पंचायतें। फिर है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, इसके प्रभाव का वर्णन करना है। तो 1956 में कानून बना करके तमिलों को अपेक्षित कर सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया। इसमें तमिल वर्ग असंतुष्ट हो गया जिससे गृह युद्ध हो गया। वही चीज़ें सेम टू सेम विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई जिससे तमिल नाराज हो गए थे। फिर से गृह युद्ध, सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण प्रदान किया गया और बढ़ावा दिया गया और इससे भी तमिल समुदाय असंतुष्ट हो गया जिससे कि श्रीलंका में गृह युद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट होगा बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया गया। तो सरकार ने व्याप्त विविधताओं और उनको स्वीकार किया और संविधान में 4 संशोधन किए थे, 4 बार संशोधन किए थे बेल्जियम में। फिर है 1970 से, कब से लेकर के कब के बीच? 70 से लेकर 1993 के बीच हुए थे। केंद्र सरकार ने डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या एक समान की। फिर राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रहेंगी, यानी कि दोनों का एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रहेगा। सामुदायिक सरकार का निर्माण एक ही भाषा बोलने वाले लोग करेंगे, इससे सभी के बीच में संतुलन स्थापित हो जाएगा। युक्तिपर्क और नैतिक तर्क में क्या अंतर होता है? तो लाभ आने का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर किया गया फैसला क्या होता है? मुक्तिपर्क या फिर युक्तिपर्क तर्क कहलाता है। नैतिक तर्क सत्ता के उचित बंटवारे का चिंतन होता है और दोनों तर्कों के द्वारा आपसी टकराव को टाला जा सकता है। दोनों के द्वारा दोनों जो तर्क होते हैं, युक्तिपर्क और नैतिक तर्क, इसके द्वारा जो आपस में टकराव होने वाला है उसको टाल सकते हैं। श्रीलंकाई तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार संघर्ष किया था? तो तमिलों के द्वारा राजनीतिक पार्टियां बनाई गई थी, तमिल द्वारा बराबर की मांग की गई थी, तमिल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिए ये भी मांग की थी, तमिलों ने स्वतंत्र तमिल इलम की मांग की थी और हिंसा का भी सहारा लिया था। गृह युद्ध हुआ था जिससे। नेक्स्ट होगा हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर 2 हमारा संघवाद है। क्या है? संघवाद। इसमें पहले हम ये याद रखने योग्य बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो करेंगे हम। पहला होगा हमारा संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक प्रकार की सरकारें होती हैं। संघवाद का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक प्रकार की सरकारें जो एक ही नागरिक समूह के ऊपर शासन करती हैं। दूसरा है संघीय व्यवस्था में प्रत्येक सरकार के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का स्पष्ट वर्णन संविधान में किया गया है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है, ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों के द्वारा किए जाते हैं। नंबर 4 है अदालतों को संविधान और दोनों स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। नंबर 5 है संघीय शासन व्यवस्था का कार्य देश की एकता और सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय विविधता को पूरा सम्मान करना होता है। नंबर 6 है भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना एक संविधान है। फिर है 7 भारत, बेल्जियम और स्पेन में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं को अनुसूचित जो है भाषा का दर्जा दिया गया है। नंबर 9 है विषयों की वह सूची जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है संघ सूची कहलाती है। और फिर है नंबर 10 संघ सूची में 97 विषय रखे गए हैं, 97 विषय हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा इसमें, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? तो ये होगा हमारा 40%। कितने प्रतिशत लोगों की होगी? 40% की। आंसर होगा 40% की। फिर है भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो कितनी भाषाओं को मिला है? 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। एक ऐसी सरकार जो कि एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई गई हो क्या कहलाती है? तो गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार जो कि एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर के काम करती हैं। नगर निगम के प्रमुख को क्या बोलते हैं? तो नगर निगम के प्रमुख को बोलते हैं मेयर, जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
मेयर किसको बोलते हैं, नगर निगम के प्रमुख को। भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। कौन से राज्य है वो जिसको विशेष जो है दर्जा प्राप्त है, जम्मू कश्मीर। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में होने वाले जो विवाद होते हैं उनका निपटारा कौन करता है, तो उनका निपटारा करती है हमारी न्यायपालिका। नंबर 7 है, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो कि शहरों में काम करती हैं क्या कहलाती हैं। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं नगर पालिकाएं या फिर नगर निगम। क्या बोलते हैं उनको, शहरों में काम करने वाली नगर पालिका या नगर निगम। गांव में काम करने वाली होती ग्राम पंचायत। फिर होती हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं होता है। कौन सा विषय होता है जो केंद्र सूची में शामिल नहीं होता, तो कानून और सुरक्षा। यानी कि जो विषय होते हैं उनको अलग अलग दर्जा दिया गया, कुछ केंद्र सूची में होंगे, कुछ राज्य सूची में होंगे, कुछ स्थानीय। तो इस प्रकार से केंद्र में कौन सा इसमें शामिल है और कौन सा नहीं है, तो इसमें जो कानून और सुरक्षा है ये हमारा केंद्र सूची में शामिल नहीं है, राज्य में आएगा। केंद्र और राज्यों के बीच में सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है, तो 3 सूचियों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था, तो इसको कब लागू किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को 1 नवंबर 1956 में। कब लागू किया गया था, 1 नवंबर 1956 में। नेक्स्ट होगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण किसको कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है केंद्र और राज्य की शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकारों को देना। केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं वो स्थानीय सरकारों को देना क्या कहलाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट होगा, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग कितने लोगों का चुनाव होता है, तो नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लिए 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। कितने लोगों का चुनाव होता है, लगभग 36 लाख। भारत में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, तो ये हमने पहले भी किया है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट होगा, स्थानीय शासन वाली कौन कौन सी संस्थाएं शहरों में काम करती हैं, तो नगर पालिकाएं और नगर निगम। एकात्मक शासन व्यवस्था किसको कहते हैं, ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही सत्र होता है, एकात्मक कहलाती है। और संघवाद इसमें होती है, सरकार जो होती है कई सत्रों पे होती है। एकात्मक शासन होती है जिसमें एक ही स्तर होता है, जैसे कि केंद्र हो गया, केंद्र सरकार हो गई, सारी शक्तियां सब कुछ उसके हाथ में होगी। जो संविधान में संशोधन होगा वो भी अकेले कर लेगी, सारे काम जो है उसके खुद के हाथ में होंगे। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, तो बेल्जियम में है संघीय सरकार। पंचायत समिति का गठन कैसे होता है, तो कई पंचों ने मिलकर के पंचायत समिति का, कई पंचों को मिलाकर के पंचायत समिति का गठन किया जाता है। नगर निगम के प्रमुख को बोलते हैं मेयर। संवर्ती सूची के विषयों पर काम कौन जो है कानून है कौन बनाता है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के संवर्ती सूची जो है उसके विषय के ऊपर कानून बनाती हैं। फिर हमारे जो ये हैं दीर्घ प्रश्न यानी कि बड़े क्वेश्चन, पहला है इसमें, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है, तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, पहला है संघ सूची, जिसमें प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा आदि ये जो सभी हैं ये विषय किस में शामिल हैं, संघ सूची में। राज्य सूची में शामिल हैं पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई और प्रांतीय महत्व के विषय, ये सारे विषय किस में शामिल हैं, राज्य सूची में। संवर्ती सूची में शामिल हैं शिक्षा हो गई हमारी, वन हो गए, मजदूर संघ हो गए, विवाह हो गया, गोद लेना, ये सारी चीज़ें किस में शामिल हैं, संवर्ती सूची में। और फिर हमारी अवशिष्ट शक्तियाँ, वे विषय जो ऊपर के 3 सूचियों जो सूची हैं, तीनों सूची इसमें शामिल नहीं है, जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, वो शामिल होती हैं अवशिष्ट शक्तियों में। एक तो संघ सूची हो गई, राज्य सूची हो गई और संवर्ती सूची, सभी के अलग अलग विषय हैं, यानी कि कौन से विषय के ऊपर किसका अधिकार है, किसकी शक्तियाँ जो है उसके ऊपर काम करेंगी, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन करें। इसमें से एक क्वेश्चन हमारा एचटेट में पूछा भी गया है, हमने प्रीवियस ईयर में किया था, मिलान करना हुआ दिया गया था ना कि कौन सा किसके साथ में मेल करना है, इस प्रकार से सही है गलत है, तो ये याद रख लेना। फिर है स्थानीय सरकारों का महत्व का वर्णन करना है, तो स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन, पहला है अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो जाता है। नंबर 2 है लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना होता है। नंबर 3 है स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों के में सीधे भागीदार बनाना संभव हो जाता है।
उनको सीधे से पैसे दे दिए जाते हैं और ये काम करना है, उनको पता होता है कि हमें पैसे मिले हैं और हमें ये काम करना होता है, ये हमें ये करना है। उसमें कुछ भी जैसे कि ऊपर वाले काम होते हैं ना, उसमें कई लोगों के हाथों में शक्तियाँ होती हैं कि इसको ये करना है, इसको ये करना है, इस प्रकार का वो नहीं होता। फिर होता है सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदारी बनाना और स्थानीय शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के अनुरूप होता है। तो स्थानीय सरकारों का ये महत्व होता है। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है और इस तथ्य को साबित करने के लिए मुख्य सिद्धांत लिखने हैं। तो भारत में केंद्र और राज्य और स्थानीय 3 स्तर की सरकारें हैं। भारत में कितने स्तर की सरकारें हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। भारत में एक लिखित और विस्तृत संविधान है। प्रत्येक स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित है। उनका संविधान में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि केंद्र सरकार को ये काम करना है, राज्य को ये काम करना है और स्थानीय सरकार को ये काम करना है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, यानी कि संविधान में कोई भी मौलिक प्रावधान हो, कोई भी संशोधन करना हो तो अकेले ये नहीं कर सकती। केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अकेले नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की व्याख्या का अधिकार भी दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में विधायी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। किसके शक्तियों को? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में विधायी शक्तियों को। वित्तीय स्वायत्तता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग स्रोत दिए गए हैं। नेक्स्ट होगा हमारा संघवाद में किन्हीं 3 बुराइयों की व्याख्या करनी है। तो कौन कौन सी बुराइयां हैं संघवाद की? पहला है केंद्रीय सरकार का अधिक शक्तिशाली होना। जो केंद्र सरकार होती है वो सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र को ही प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? संविधान संशोधन का जो अधिकार होता है वो केवल केंद्र को ही प्राप्त होता है। संसद को अधिक अधिकार होना, यानी कि संसद को सबसे जो है संसद को भी अधिक अधिकार होता है, अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर है धन संबंधी अधिकारों को केंद्र के पास अधिक होती हैं। धन संबंधी जो अधिकार होते हैं केंद्र सरकार के पास अधिक होते हैं। केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप, यानी कि जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन राज्य जो होते हैं वो केंद्र के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर पाती हैं। तो ये इसकी बुराइयां हैं संघवाद की। संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं बतानी हैं। तो पहला है सरकार एक से अधिक प्रकार की सरकार होती है। संघवाद का की विशेषता है कि संघवाद में एक से अधिक सरकार होती हैं, एक प्रकार की सरकार होती हैं। सत्ता का विभाजन होता है, यानी कि शक्तियाँ जो होती हैं अलग अलग हाथों में होती हैं। प्रत्येक सरकार का अपना क्षेत्र अधिकार निश्चित होता है, यानी कि उनका क्षेत्र निश्चित किया जाता है कि ये कार्य उनको करने हैं और ये कार्य इनको करने हैं। दोनों सरकारें एक ही नागरिक समूह के ऊपर शासन करती हैं। फिर है सरकार का एकल रूप क्या होता है? 3 विशेषताएं बतानी है। पहला है जब सरकार का स्तर एक होता है, इससे अलग उसकी उप इकाइयाँ होती हैं जो उसके अधीन काम करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए आदेश पारित कर सकती है और मुख्य शक्ति जो होती है वो केंद्र सरकार के पास में ही होती है। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच में विधायी शक्तियों के 3 स्तरीय विभाजन की व्याख्या करनी है। तो 3 सूचियों में विभाजन किया गया है। पहला है संघ सूची जो कि राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल है जिसमें, फिर है राज्य सूची जिसमें स्थानीय महत्व के विषय शामिल है, और फिर है समवर्ती सूची जिसमें साझे महत्व के विषय है, यानी कि दोनों से रिलेटेड, संघ सूची और राज्य सूची से रिलेटेड। फिर है भारत में संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार राज्यों के निर्माण में सफल रही है। 3 बिंदुओं पर स्पष्ट करनी है। भारत में संघीय सरकार व्यवस्था किस प्रकार से राज्यों के निर्माण में सफल रही। तो संघीय व्यवस्था भारत में राज्यों के गठन के संदर्भ में सफल रही है। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन सफल प्रयास रहा है और कुछ राज्यों का गठन सांस्कृतिक, भूगोल और जातीय विभिन्नताओं की पहचान हेतु भी किए गए हैं। भारत की जो भाषा नीति है उसकी 4 विशेषताएं। तो संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, ये बात इम्पोर्टेंट है। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है संविधान में। संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। कितनी भाषाओं को? 22 को। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति दे दी है और हिंदी को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की नीति है, लेकिन दूसरे राज्यों के ऊपर हिंदी को थोपा नहीं जा सकता है। यानी कि जो हिंदी है हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है बल्कि एक राजकीय भाषा है। और साथ ही साथ इंग्लिश को भी राजकीय में सहराजकीय, इंग्लिश को क्या बनाया है? सहराजकीय भाषा। फिर है विकेंद्रीकरण के क्या लाभ हैं? कोई 3 लाभ बताने हैं। तो विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? पहले तो ये समझ लो, सत्ता का बंटवारा, यानी कि शक्तियों का बंटवारा।
विकेंद्रीकरण से तानाशाही प्रवृत्ति की समाप्ति होती है, यानी कि कोई भी आकर के तानाशाही शासन नहीं चला सकता। शक्तियों का बंटवारा हो सकता है, तो सभी के हाथ में शक्तियाँ होंगी, फिर सभी जो है मिलकर के सरकार चलाते हैं। स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान हो जाता है। जो निचला स्तर होता है स्थानीय स्तर, उसके ऊपर जो समस्याएं होती हैं उनका भी समाधान हो सकता है। यानी कि जो शक्तियां ऊपर केंद्र सरकार के पास होंगी, अगर सिर्फ किसी एक हाथ में दे दी जाए तो वो तानाशाही हो जाएगी, कोई भी एक को राजा बना दे या फिर कुछ, तो इस प्रकार से वो अपना शासन चलाएगा। जो नीचे के गरीब लोग हैं उनको कुचल देगा। उनके स्थानीय स्तर के ऊपर जो जितने भी लोग हैं, ना किसी को जॉब मिलेगी ना किसी को काम मिलेगा। इस प्रकार से जो स्थानीय स्तर की समस्याएं होती हैं उनको भी समाधान किया जा सकता है। 1992 के संविधान संशोधन द्वारा हमारे देश में सरकार के तीसरे स्तर को अधिक प्रभावशाली क्यों बनाया गया है? तो 92 के संविधान संशोधन में बनाया गया है, क्यों बनाया गया है ये पूछा है। गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय सरकारों का निर्माण, स्थानीय लोगों को सत्ता में शामिल करके देश के विकास में सहायक बनाया गया। स्थानीय लोग जो कि लोगों के बीच रहते हैं, सिंपल अपना जीवन जीते हैं, उनको देश के विकास के लिए उनको सत्ता में शामिल किया गया, ताकि उनके जो अनुभव हो उनसे कुछ भला हो उसके लोगों का। फिर है महिलाओं, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई और स्थानीय स्तर पर समस्याओं का शीघ्र से यानी कि जल्दी निपटारा किया गया। भारत में पंचायती राज की 3 विशेषताएं हैं, उनका वर्णन करना है। तो स्थानीय स्तर पर सरकारों का गठन, समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निपटारा किया गया, समय और धन की बचत हुई और स्थानीय लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और जागरूकता हुई। इस प्रकार से भारत की पंचायती राज से। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य संबंधों में आए बदलाव का भी वर्णन करो। तो पहला है राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा सरकारों का गठन किया गया, गठबंधन सरकारों का आगमन जिससे कि केंद्र सरकारें मनमानी नहीं कर सकती हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव था, उनमें कमी आई है और केंद्र और राज्यों के संबंधों में सुधार भी आया है। पंचायत की 3 परेशानियों का वर्णन करना है। तो जागरूकता का अभाव होता है पंचायतों में, पंचायतों के चुनाव से गुटबंदी की शुरुआत होती है और धन का अभाव भी है, अधिकारियों की मनमानी चलती है पंचायतों में। फिर है संघवाद की किन्हीं 3 बुराइयों का वर्णन करना है। तो संघवाद की बुराइयां हमने ऊपर भी पहले भी देखी हैं, क्या क्या है। केंद्रीय व्यवस्था का अधिक प्रभावशाली होना, यानी कि कुछ शक्तियां हैं जो केंद्र सरकार के पास में ही है, राज्य के और स्थानीय सरकार के पास नहीं है। संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र को ही प्राप्त है, संसद को अधिक अधिकार प्राप्त हैं, संसद के पास ज़्यादा शक्तियां हैं और धन का बंटवारा और भेदभाव पर आधारित नहीं होना चाहिए, यानी कि जो धन होता है वो भेदभाव के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए। ये है संघवाद की जो है कुछ बुराइयां। तो ये था हमारा क्लास 10th के 2 चैप्टर, बाकी के हम कल करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो बता देना, या कुछ कमी हो तो ये भी बता देना कि थोड़ा और कुछ चेंज करना हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।